हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। बच्चों, फर्म के पुनर्गठन में या जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो साझेदारी फर्म के खातों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सारे प्रभावों को हमने हल किया है। से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है और ये मानकर चले कि करीब 25 से 30 वीडियो उसके ऊपर हमने हमारे सेकंड यूनिट के ही बने हुए हैं। ठीक है, अभी हमने बनाए और अपलोड किए हैं। बच्चों, आज की जो क्लास है ये सेकंड यूनिट का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम उसका जो लास्ट टॉपिक है वो आज देखने वाले हैं। अभी तक हमने नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना, त्याग अनुपात निकालना, प्राप्ति अनुपात निकालना, इसी प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन करना, पुराने अनुपात की जगह नए अनुपात बनाने पर ख्याति का समायोजन करना, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का समायोजन करना, ये सारे प्रश्न हमने किए हैं। ठीक है, अब आज की जो क्लास है उसमें हम जो लास्ट टॉपिक है वो है पुनर्मूल्यांकन खाता, उसको आज हम समझने वाले हैं। अब ये पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो पुराने साझेदार होते हैं, पुराने साझेदार अभी तक उन्होंने फर्म में जो भी संपत्तियां और दायित्व बना करके रखे हुए हैं, अब नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तो उसके प्रवेश के बाद वह भी संपत्ति और दायित्वों पर अधिकार जमाने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि जिस दिन साझेदार नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस दिन वह फर्म की संपत्तियों और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित करते हैं। पुनर्मूल्यांकित करते हैं मतलब जिस दिन साझेदार प्रवेश कर रहा है उस दिन उस फर्म की संपत्ति और दायित्वों की वास्तविक वैल्यू क्या है, वो वास्तविक वैल्यू के आधार पर फिर वो उसका समायोजन करते हैं कि उसमें पुनर्मूल्यांकन में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगी तो लाभ होगा और कमी होगी तो हानि होगी। दायित्व में यदि वृद्धि हो रही है तो हानि होगी और कमी होगी तो लाभ होगा, और इस प्रकार से उसका एक लाभ हानि निकाला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब उसके नाम में स्पष्ट है, ये एक प्रकार का क्या है, नाम मात्र का खाता है, जो कि संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर जो अंतर आ रहा है उस अंतर के लाभ और हानि को दिखाने के लिए बनाया जाता है, जो कि संपत्ति और दायित्वों से ही रिलेटेड है। जब हम पुनर्मूल्यांकन अभी खाता बनाएंगे तो उसमें संपत्ति चिट्ठे के अंदर जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व है उनके मूल्य में जो कमी और वृद्धि हो रही है उस कमी और वृद्धि को हमें उसके अंदर दिखाना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक प्रकार से नाम मात्र का खाता हो गया। संपत्ति और दायित्व के मूल्य में होने वाले अंतर को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, इससे जो भी लाभ होगा, जैसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में जो भी हानि होगी, जैसे मान लो संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई, भवन का मूल्य पहले 50,000 था 45,000 हो गया, मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, तो ये एक प्रकार से लॉस है, हानि है। और या फिर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई, यदि वृद्धि जितनी वृद्धि हुई, मान लो 50,000 की जगह अब भवन की वैल्यू 55,000 हो गई, तो 5,000 रुपये जो मूल्य बढ़ गया, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। मतलब संपत्ति के मूल्य में जो कमी होगी उसको डेबिट में, और यदि वृद्धि होगी तो उसको क्रेडिट पक्ष में। और कौन सी वैल्यू लिखेंगे, अंतर की राशि, कि पहले की और अब की इन दोनों में क्या अंतर है। इसी प्रकार से दायित्व के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो वृद्धि फर्म के लिए हानि होगी, जो कि डेबिट में लिखा जाएगा, और यदि दायित्व के मूल्य में कमी होगी तो उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, मतलब इनका अंतर लिखा जाएगा। अब हमें पता चल गया कि डेबिट पक्ष लॉस वाला पक्ष है और प्रॉफिट वाला पक्ष है। यदि प्रॉफिट वाला पक्ष बड़ा रहा तो पुनर्मूल्यांकन पे प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट वाला मतलब लॉस वाला पक्ष बड़ा रहा तो पुनर्मूल्यांकन पर लॉस होगा। और यही जो प्रॉफिट और लॉस जो है, इस पर किसका अधिकार है, तो पुराने साझेदारों का अधिकार है। मतलब पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला जो लाभ और हानि है ये पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में उनके पूंजी खातों में जमा किया जाता है। लाभ होगा तो जमा होगा और हानि होगी तो डेबिट होगा। ये उस पुनर्मूल्यांकन खाते का क्या है, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को उसको उसका एक नमूना बना के आपको दिखा देता हूँ कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, नमूना क्या, हम सवाल ही करते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम समझने वाले हैं
पुनर्मूल्यांकन खाता, या अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये कब बनाया जाता है तो ये भी ध्यान रखना है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है या पुराना साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है या अवकाश ग्रहण करता है, ऐसी कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। चलिए, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात दी गई है कि भाई रोहित और बाला ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, रोहित और बाला जो लाभों का विभाजन 5:3 में करते हैं। तो साझेदारी में तो कम से कम 2 साझेदार होते हैं या अधिक से अधिक 50 होते हैं। तो ज्यादातर तो प्रश्न में हमें 2 साझेदार मिलते हैं या 3 मिलते हैं। ठीक है, तो रोहित और बाला ये 2 साझेदार हो गए और उनका लाभ विभाजन का अनुपात दिया रहता है, तो वो 5:3 में लाभ का बंटवारा करते रहते हैं। 31 दिसंबर 2016 का चिट्ठा दिया गया है रोहित और बाला की साझेदारी फर्म का चिट्ठा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें मालूम है कि दायित्व पक्ष है इधर और इधर संपत्ति पक्ष है, और दोनों पक्ष का टोटल कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो दायित्व पक्ष में क्या क्या रहता है, एक तो उनकी पूंजी दी गई रहती है, ये पूंजी दी हुई है, सामान्य संचय रहता है, देय बिल, लेनदार, और तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये दायित्व कहलाते हैं। ये है ना, लेनदार, देय बिल, बैंक अधिवी कर्ज, सामान्य संचय और पूंजी, ये सभी क्या है, ये दायित्व है। संपत्तियों में संपत्तियां कौन कौन सी है, तो संपत्तियों में ख्याति है, भवन है, संयंत्र है, फर्नीचर है, देनदार है, प्राप्य बिल है, स्टॉक है और बैंक में रोकड़ है। ये सब क्या है, संपत्तियां हैं, जिनमें स्थायी संपत्तियां भी है और चालू संपत्तियां भी। इसी प्रकार से दायित्व में चालू दायित्व भी है और स्थायी दायित्व भी है। ठीक है, अब इसके आगे उन्होंने बोला है कि 1 जनवरी 2017 को उन्होंने खोसला, है ना, खोसला को 1/5 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देने का निर्णय लिया। उन्होंने, किसने, रोहित और बाला ये दो थे, और उन्होंने एक और खोसला को, तीसरे पार्टनर को फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लिया, और उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/5 हिस्सा दिया जाएगा। वो अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 50,000 रुपए लाता है। साझेदारों ने संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार करने का निश्चय किया। वो पूंजी के रूप में कितना ला रहा है, 50,000। अब उसके प्रवेश के समय साझेदारों ने क्या किया, रोहित और बाला ने अपनी ये संपत्ति और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित किया। पुनर्मूल्यांकित मतलब उनके मूल्य को फिर से उन्होंने अपडेट किया कि जब खोसला प्रवेश कर रहा है उस तारीख को फर्म की संपत्ति और दायित्वों की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो उन्होंने निकाली। तो ख्याति कितने की आई, 50,000 की, जबकि यहाँ कितने की दी गई है, 30,000 की। मतलब वो जो ख्याति है वो कितने रुपए की हो गई, 50,000 रुपए की हो गई। ठीक है, फिर उसके आगे दिया है संयंत्र 25,000 रुपए का हो गया। मतलब ये जो संयंत्र है, ये संयंत्र 27,000 की जगह अब कितने का हो गया, 25,000 का हो गया। को भी हम ख्याति को भी हम, ख्याति 30,000 की जगह कितने की हो गई, 50,000 की हो गई। संयंत्र 27 की जगह कितने का हो गया, 25 का हो गया। देनदार 31,000 रुपए के हो गए। तो देनदार थे 32,400 के, तो वो कितने के हो गए, 31,000 के हो गए। मतलब यहाँ पर संयंत्र की वैल्यू भी कम हो गई, देनदारों की वैल्यू भी कम हो गई, लेकिन गुडविल की वैल्यू बढ़ गई 20,000। रहतिया 32,500 का हो गया। मतलब स्टॉक, ये 22,500 की जगह ये कितने का हो गया, 32,500। मतलब जो स्टॉक था बिना बिका हुआ माल, उसकी 10,000 वैल्यू बढ़ गई। फिर भवन 40,000 रुपए का हो गया। 34,000 का भवन था, वो 40,000 रुपए का हो गया। मतलब भवन की वैल्यू 4,000 रुपए बढ़ गई, सॉरी 6,000 रुपए। फिर है फर्नीचर 2,000 का हो गया। फर्नीचर 4,000 की जगह फर्नीचर की वैल्यू कितनी बच गई, 2,000 बच गई। प्राप्य बिल 12,500 का हो गया। 15,000 की जगह ये 12,500 का हो गया। मतलब 2,500 रुपए प्राप्य बिल की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। जर्नल प्रविष्टि दिखानी है और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाएंगे, या तो हम जनरल प्रविष्टि भी कर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ जो मेन मोटो हमारा है वो क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना सीखना। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पुनर्मूल्यांकन बनाने के लिए उसका जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा। भाई एक खाता, पुनर्मूल्यांकन क्या है, एक खाता है,
और खाता मतलब खाते के दो पक्ष होते हैं, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। खाते का प्रारूप सभी को पता है, डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, नीचे हम टोटल कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। एक पक्ष है डेबिट पक्ष और दूसरा पक्ष कौन सा है, क्रेडिट पक्ष है। डेबिट पक्ष में भी पर्टिकुलर और अमाउंट, और क्रेडिट पक्ष में भी पर्टिकुलर और अमाउंट, 4 कॉलम बनाना है। जैसे आपने 11th क्लास में के बीच में LF होता है, तो यहाँ पर वो LF की जरूरत नहीं है, डेट होती है तो डेट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल 4 कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट का। और ऊपर हेडिंग आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता। अब ये हम कब बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, कब बना रहे हैं हम, 1 जनवरी को उन्होंने साझेदारी में प्रवेश का निर्णय लिया, 31 दिसंबर 2016 को। ठीक है, वर्ष के अंत में। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब आपको मैं बता दूं कि जो डेबिट पक्ष है, ये वाला डेबिट पक्ष, ये कौन सा पक्ष है, लॉस वाला पक्ष है। मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी हिंट में बता दूं कि डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, तो इसको हम बोलते हैं हानि वाला पक्ष और इसको बोला जाता है प्रॉफिट वाला पक्ष। बस इतना ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जो असेट्स होती है ना, तो असेट्स के मूल्य में, असेट्स, असेट्स मीन्स संपत्ति, संपत्ति के मूल्य में क्या आएगी, मैं माइनस लिख रहा हूं मतलब कमी आएगी, तो डेबिट होगा। और असेट्स के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। सिंपल सी बात, संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो डेबिट में और वृद्धि होगी तो क्रेडिट में। अब मतलब मूल्य मतलब कौन सा लिखना है, यहाँ पर दोनों का अंतर, मान लो भवन पुराना 50,000 का था और अब 45,000 का हो गया, मतलब 5,000 रुपए की कमी आ गई। ये जो अंतर की राशि है वो हमें यहाँ दिखाना है। एक बात इतनी सी ध्यान रखना है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट और उसके मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट। इसी प्रकार से जो लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो डेबिट और उसके मूल्य में कमी होगी तो क्रेडिट। बस ये हिंट जो है, ये जो हिंट दे रहा हूं मैं, इस हिंट के अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है संयंत्र, है ना। तो संयंत्र की वैल्यू 25,000 रुपये आकी गई है, जबकि यहाँ पर संयंत्र की वैल्यू कितनी दी गई है। यदि हम हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्न के अनुसार यदि हम चलते हैं, तो सबसे पहले संपत्ति पक्ष में जो दिया गया है वो दी गई है ख्याति। ख्याति 30,000 की जगह अब कितने रुपए की हो गई, 20,000 रुपए की हो गई। तो गुडविल जो है, अब ये इधर क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। गुडविल अकाउंट, 30,000 की ख्याति कितने रुपए की हो गई, 20,000 रुपए की हो गई, 50,000 की हो गई, सॉरी, मतलब 20,000 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ गई, सॉरी बढ़ गई है। तो कहाँ लिखेंगे हम, उसको हम लिखने वाले हैं क्रेडिट पक्ष में लिखने वाले हैं।
तो ये आ जाएगा बाय गुडविल। कितने रुपए से बढ़ गई? 20,000 रुपए से। ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या दिया है? भवन। अब भवन की वैल्यू कितनी है? 40,000। और यहाँ पर कितना दिया है? 34,000। मतलब जो बिल्डिंग है वो 34 की जगह अब कितने का हो गया? 40,000 रुपए का हो गया। मतलब 6,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। इसके बाद हम देखेंगे तो ख्याति हो गई, भवन हो गया। अब संयंत्र 27,000 और यहाँ पर संयंत्र की वैल्यू कितनी दी गई है? 25,000। नई वैल्यू 25,000 है, पुरानी वैल्यू संयंत्र मीन्स प्लांट, पुरानी वैल्यू 27,000 थी और नई वैल्यू 25,000। मतलब 2,000 रुपए का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। तो डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद ये संयंत्र भी हो गया। फर्नीचर को देखते हैं, 4,000 का यहाँ है और नई वैल्यू है 2,000। मतलब फर्नीचर की वैल्यू भी 2,000 रुपए से क्या है? कम हो गई है। तो इसको हमने लिख दिया फर्नीचर 2,000 रुपए कम हो गया। फिर देनदार, देनदार पे आएंगे तो 32,500 पुरानी वैल्यू है, नई 31,000। मतलब 1,500 रुपए से देनदार भी क्या हो गए? कम हो गए हैं। तो ये आएगा डेटर्स, 1,500 रुपए से देनदार कम हो गए। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्राप्य बिल, 15,000 रुपए के पुराने हैं और नए प्राप्य बिल 12,500। मतलब 2,500 रुपए बिल रिसीवेबल की वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है, 2,500 रुपए। ये कम वाली संपत्तियों के मूल्य में क्या है? ये सब संपत्तियां हम देख रहे हैं, मूल्य में कमी तो इधर लिखा और वृद्धि तो इधर लिखा। और भी कुछ दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया है भाई। यहाँ पर जो अपडेट वैल्यू है नीचे, वो जो भी वृद्धि और कमी बता रहे हैं उसको ही हमें यहाँ लिखना है। तो उन्होंने इसके अलावा और हमें कुछ नहीं बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि 20 और 6 26,000 रुपए इधर वैल्यू बड़ी है और 2 4 6 7 और 8,000 रुपए वैल्यू का क्या हुई है? कम हुई है। तो 26 में से 8,000 रुपए हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 18,000 रुपए बचेगा। और ये 18,000 रुपए ये क्या होगा? टू प्रॉफिट। ये क्या होगा? प्रॉफिट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कौन कौन है? रोहित और बाला, रोहित और बाला। और रोहित और बाला के पूंजी खाते में ये 18,000 रुपए क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। किस अनुपात में ट्रांसफर होगा? ये 5:3 में। तो यहाँ पर यदि मैं इसको हल करके आपको बताऊं, 18,000 गुणित 5/8। ठीक है। और बाला को हम थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। तो 18,000 गुणित 3/8, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2,250 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250 रुपये इसके हिस्से में आ रहा है। फिर इसको काटेंगे तो वही 2,250 आएगा, उसमें गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 6,750 रुपये इसके हिस्से में आ रहा है। तो 11,250 रोहित को मिल रहा है और 6,750 रुपये किसको मिल रहा है? बाला को मिल रहा है। तो ये टोटल हो गया 18,000 रुपये। ठीक है। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है गुडविल की, ये इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया? सॉरी, संपत्तियों के मूल्य में कमी और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। अब दायित्व के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए हमने दायित्व को यहाँ पर नहीं लिखा। यदि दायित्व के बारे में भी बोला जाता तो उसके मूल्य में वृद्धि को हम यहाँ लिखते और कमी को इधर लिखते। तो ये आया हमारा पुनर्मूल्यांकन पर क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, जिसको कि इस प्रकार से बनाया जाता है। ऊपर हेडिंग आ गई, कब बना रहे हैं वो आ गया। डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट पर्टिकुलर
संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, और फिर जो अंतर आता है उसको, यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट पक्ष बड़ा होगा तो लॉस होगा। ये प्रॉफिट आया है तो ये साझेदारों के पूंजी खातों में कहाँ जाएगा, क्रेडिट पक्ष में जाएगा, और यदि लॉस आता तो ये साझेदारों के पूंजी खाते में कहाँ जाएगा, डेबिट पक्ष। हमें यहाँ पर क्या बोला है कि आपको जनरल प्रविष्टि दिखानी है और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अब जनरल प्रविष्टि किसकी दिखानी है, तो बस जनरल प्रविष्टि एक इसकी आएगी कि ये कितने पैसे ला रहा है, 50,000 रुपये पूंजी के ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू खोसलास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हम प्रीमियम की यहाँ कोई एंट्री नहीं करेंगे। वैसे इस प्रश्न का जो फोकस है, उन्होंने किसको लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिया है, पुनर्मूल्यांकन खाते को लिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हम। तो अगले प्रश्न में फिर दिया गया है ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं। 31 मार्च को उनका चिट्ठा दिया गया है। दायित्व पक्ष में लेनदार, लाभ हानि, ये डेबिट पक्ष, फिर उनकी पूंजी दी गई है, फिर संपत्ति पक्ष में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार और रोकड़। 1 अप्रैल को उन्होंने ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्न शर्त, यहाँ पर हम और देख सकते हैं 28,000, क्या बोला गया है प्रश्न में, आपको जनरल प्रविष्टियां दिखानी है और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। तो जनरल पुनर्मूल्यांकन खाता तो हमने बना दिया, जनरल प्रविष्टियां दिखानी है, तो जनरल प्रविष्टियों में वो अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 50,000 रुपये ला रहा है। तो बस 50,000 के बारे में मुझे एक डाउट ये था कि जो सामान्य संचय है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है ना। दूसरा, यहाँ पर केवल पूंजी उसकी दिखाई गई है 50,000 रुपये, तो एक जनरल प्रविष्टि केवल यहाँ पर एक उसकी बनती है, कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन नया साझेदार कौन आया है, खोसला, टू खोसलास कैपिटल अकाउंट। एक छोटी सी जनरल प्रविष्टि होती है और वो जनरल प्रविष्टि होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू खोसलास कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपये खोसला के पूंजी खाते में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। बस ये एक जनरल प्रविष्टि करना है। अब इसके आगे उन्होंने सामान्य संचय के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हम उसके बारे में कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए प्रीमियम के बारे में भी कोई एंट्री नहीं हो रही। उन्होंने केवल यहाँ पर इसको फोकस में लिया है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को कहा है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पर बना दिया हमने, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, वो देख लेते हैं। अगले प्रश्न में उन्होंने 1 अप्रैल को ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने का निर्णय निम्न शर्तों पर सहमत होते हैं। यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए बी सी, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, है ना, ए बी सी, और ये क्या आ जाएगा, डी। वो 1,500 रुपये की ख्याति के लिए तथा 1,800 रुपये पूंजी के नगद लाए। 1,500 रुपये क्या लाया, ख्याति के लिए लाया, और 1,800 रुपये किसके लाया, वो प्रीमियम राशि पूंजी के लाया। मशीन और फर्नीचर का मूल्य 950 और 350 रुपये आका जाए।
अब मशीन कितने की थी, 1200 की, तो वो कितने की हो गई, 950 रुपये की हो गई। फर्नीचर 350 का हो गया, जबकि 400 रुपये का था। मतलब यहाँ पर मशीनरी 1200 से कितने पर आ गई, 950 पर आ गई, ये लॉस हो रहा है। फिर फर्नीचर में भी लॉस हो रहा है। स्टॉक का मूल्य 450 से अधिक आका जाए, स्टॉक है 2650, तो 450 रुपये उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनेंगे। तो यहाँ पर हमें पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है, दोनों चीजें हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली चीजें हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाता चूंकि 2-3 एंट्रियां हैं, इसलिए छोटा सा ही बनेगा, छोटा सा बनाएंगे हम पुनर्मूल्यांकन। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कितनी तारीख है, 31 मार्च 2017। यह आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मशीन और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950। अब सबसे पहले मशीन, तो टू मशीन अकाउंट, मशीन कितने की है, 1200 की, और यहाँ हो गई मशीन कितने की, 950 की। इसका मतलब 250 रुपये उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। फर्नीचर 400 का है और फर्नीचर हो गया 350 का, मतलब टू फर्नीचर अकाउंट 50 रुपये फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। स्टॉक का मूल्य 450 रुपये से बढ़ाया जाए, जो स्टॉक है उसको हमने 450 रुपये से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बस। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट पक्ष 450, डेबिट पक्ष 300, मतलब अंतर कितना आया, 150, और ये 150 क्या आया, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा ए बी और सी में। अब ए बी और सी में ये 150 रुपये को हमें ट्रांसफर करना है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब प्रश्न में नहीं दिया है तो वो बराबर बराबर अनुपात में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। कि ये स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब लाभ, तो ये लाभ वाला पक्ष, 450 रुपये से वृद्धि। मशीनरी में 250 की कमी हुई तो डेबिट में लिखा, फर्नीचर के मूल्य में 50 रुपये की कमी तो डेबिट लिखा, और इन दोनों में जो अंतर आया 150 रुपये, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हमने 50-50-50, वे प्रश्न में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर माना जाएगा, और ये 50-50-50 3, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जब अभी हम कैपिटल खाता बनाएंगे साझेदारों का तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज दी है, और वो कौन सी, एक और हमें पूंजी खाता बनाने को बोला। उसके पहले हम ये देखेंगे कि वो 1500 रुपये ख्याति के लिए और 1800 रुपये पूंजी के रूप में नगद ला रहा है। अब यहाँ पर हमें उसकी जनरल प्रविष्टि नहीं करना है, यहाँ पर तो क्या करेंगे,
हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम उसकी एंट्री सीधे सीधे कर देंगे। तो देखिए मैं यहीं पर बना दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा सा छोटा करके हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर से हैं, या 4 हो गए हैं, है ना। और इसलिए ए बी सी और डी ऐसे 4 पार्टनर के खाते बनेंगे। शुरुआत में उन्होंने बहुत बड़ा लंबा खेल खेला है। तो पर्टिकुलर, इसके बाद ए बी सी और नया साझेदार बना डी, ठीक है। फिर पर्टिकुलर ए बी सी और डी। अब हम यहाँ ये वाला पक्ष डेबिट पक्ष और ये वाला पक्ष हो गया क्रेडिट पक्ष, ठीक है। पर्टिकुलर ए बी सी और डी, पर्टिकुलर ए बी सी और डी, ठीक। अब जो साझेदारों का पूंजी खाता है ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, साझेदारी के मूल तत्व में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लाया जाता है, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। अब याद करो पहला वाला चैप्टर, ठीक है। तो साझेदारों की पूंजी खाते हमने 2 पद्धति से पढ़े थे, एक स्थायी पूंजी पद्धति और एक परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो ये कौन सा है, परिवर्तनशील वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम उनकी पूंजी लेकर के आएंगे। तो ए की पूंजी कितनी है 2000, बी की पूंजी कितनी है 1750 रुपये और सी की पूंजी कितनी है 1500। अब ये कहाँ से आई, तो ये उनके बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दी हुई है, वहां से हमने उठा के यहाँ लिख दिया। फिर डी की पूंजी यहाँ नहीं लिखेंगे, डी अभी नया नया साझेदार बना तो वो किस रूप में ला रहा है, वो कैश के रूप में ला रहा है। तो डी कैश के रूप में कितनी पूंजी ला रहा है 1800 ला रहा है, तो उसके लिए अलग लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। फिर 2 चीजें आ गई तीसरे नंबर पर। अब यहाँ पर ये फंडा समझना आपको कि साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में उन्हें जो भी राशि मिल रही है वो सब क्रेडिट में आती है। अब उन्हें क्या क्या मिल रहा है, तो अब आप देखो क्या क्या मिल रहा है। तो एक तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है 50-50-50, तो ये भी उनके पूंजी खाते में क्या होगा, जमा हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो 50 रुपये ए को, 50 बी को, 50 रुपये सी को। डी को नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ पर किसका अधिकार होता है, पुराने साझेदारों का। तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ है वो साझेदारों के ए बी सी के पूंजी खातों में जमा करते हैं, जो हमने यहाँ पर बांटा था। यहाँ पर इसीलिए बांटा था कि वो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे। अब और कौन सी चीज है, अब एक और चीज कौन सी है, गुडविल अकाउंट, ठीक है। जब नया साझेदार प्रीमियम राशि लेकर आता है तो वह त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खातों में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले एक हिंट दी थी कि जो प्राप्त करने वाला साझेदार डेबिट होता है और त्याग करने वाला साझेदार क्रेडिट होता है। कब, जब उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात की जगह नया लाभ विभाजन होता है। अब यहाँ पर तो नया साझेदार आ रहा है, ठीक है। तो नया साझेदार तो प्रीमियम राशि नगद लेकर के आ रहा है, तो क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, डेबिट होगा 1500 और टू कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब प्रीमियम राशि ए बी और सी के पूंजी खातों में क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है।
ये 1500 रुपए तीनों साझेदारों में क्रेडिट हो जाएगी। किस रेशो में क्रेडिट हो जाएगी? अब यहाँ पर उन्होंने त्याग अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम क्या मान लेंगे, पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात होगा। और पुराना अनुपात क्या कैसा है? बराबर बराबर है। तो 1500 रुपए जो है ये 500 रुपए तीनों साझेदारों के पूंजी खातों में जमा हो जाएगा। अब देखो, जो जनरल एंट्री से हम पोस्टिंग करते हैं, तो भाई यहाँ पर तीनों साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। किसके नाम से हो गया? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ए के खाते में 500, बी के खाते में 500, सी के खाते में 500। जो प्रीमियम राशि है तीनों साझेदारों के पूंजी खातों में हमने क्या कर दी? जमा कर दी। बस पूंजी आ गई, नए साझेदार की जो पूंजी है उसके पूंजी खाते में चली गई कैश के रूप में। पुनर्मूल्यांकन का लाभ उनके पूंजी खातों में जमा कर दिया और प्रीमियम राशि जो आई थी वो भी उनके पूंजी खातों में जमा कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कैसा निकलता है? डेबिट में से क्रेडिट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं नीचे। अब देखो, डेबिट पक्ष का मतलब जैसे आपकी पासबुक होती है, बैंक की पासबुक होती है। क्रेडिट का मतलब पैसा जमा होना और डेबिट का मतलब होता है पैसे का निकलना। अब यहाँ पर साझेदारों की पूंजी खातों को भी आप पासबुक की तरह समझ लो कि क्रेडिट का मतलब उनके खातों में पैसा जमा हुआ है ये, और डेबिट का मतलब यदि उन्होंने आहरण किया तो वो यहाँ लिखा जाएगा। कोई लॉस होता, मतलब ये पुनर्मूल्यांकन खाते पे हानि आती, तो उस हानि को यहाँ पर लिखा जाता है ना। तो जो भी उनके खातों में से पैसा निकलने वाला है वो डेबिट होता है। जबकि क्योंकि यहाँ पर न तो उन्होंने आहरण किया न कोई लॉस हुआ है, तो यहाँ डेबिट में कुछ एंट्री नहीं हुई, मतलब उन्होंने कोई पैसा निकाला नहीं है। इसका मतलब ये सब पैसा उनके खातों में जमा है। कितना है? 2050 500, मतलब 2550 रुपये ए के खाते में जमा है। 1750 50 1800, और ये कितना हो गया? 2300 रुपये बी के खाते में जमा है। और ये 2050 रुपये सी के खाते में जमा है। और डी तो अभी नया नया है, तो 1800 रुपये वो पूंजी लेकर आया है, तो उसके पूंजी खाते में 1800 ही रहेगा। अब इतना पैसा, ये जो क्रेडिट पक्ष है इसमें से डेबिट पक्ष घटाएंगे तो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। मतलब ये बैलेंस क्या हो गया? आगे ले जाया जाएगा। तो 2550 ए के खाते में, मतलब अब ए की पूंजी कितनी हो गई? 2550 हो गई। बी की पूंजी कितनी हो गई? 2300 रुपये हो गई। सी की पूंजी कितनी हो गई? 2050 हो गई। और डी तो अभी नई नई पूंजी लेकर आया 1800। बस यही का यही यहाँ पर लिख दो, 2550, 2300, 2050 और 1800। ये बन गया हमारा पूंजी खाता बन गया। तो ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को केवल एक समझाने के लिए बताया कि भाई प्रीमियम राशि साझेदारों के पूंजी खातों में किस प्रकार से जमा होती है। तो ये मैंने आप लोगों को, ये जो एंट्री है, ये एंट्री जो पोस्टिंग है, खाते में पोस्टिंग हुई है, वो इस एंट्री के आधार पर होती है। तो हम कभी कभी हम एंट्री नहीं करते और सीधे खाते में पोस्टिंग कर देते, तो यहाँ पर हम सीधे पोस्टिंग करते, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एंट्री कर दी है। ठीक है, तो ये दो खाते बन गए, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। एक सवाल और है, वो भी देख लेते हैं। तो आज हमारा सेकंड यूनिट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उषा और आशा एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है, और लाभ को 3:2 में बांटते हैं। उनका चिट्ठा दिया गया है यहाँ पर, और इधर क्या दिया गया है? संपत्तियां दी गई है। नीलम को लाभ में 1/5 हिस्सा देकर साझेदारी में प्रवेश दिया गया। नीलम अपनी पूंजी के रूप में 30,000 और अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में निम्न शर्तों के साथ लाती है। फर्म की ख्याति का मूल्य 50,000 रुपये लगाया जाना है। ठीक है, रहतिया को 10% से कम किया जाना है, और डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2400 से घटाया जाना है। पेटेंट मूल्यहीन है। फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2000 का एक दावा है, और दावे को अब स्वीकार कर लिया गया है। अब मैं यदि आप लोगों को थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता दूं कि भाई यहाँ पर क्या क्या होने वाला है ना। ये संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ वृद्धि हो रही है। तो देखो, सबसे पहली वाली जो चीजें, एक तो ये क्या लेकर के आ रहा है, तो वो
30,000 रुपये पूंजी। तो 30,000 रुपये की जो पूंजी है वो तो नीलम के पूंजी खाते में जमा हो जाएगी। अब 50,000 रुपये जो ख्याति है इसका मूल्य आका गया, इसलिए प्रीमियम के लिए आका गया और नगद लेकर के आ रही है। तो 1/5 हिस्से के लिए मतलब 50,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। मतलब कि जो ये जो नीलम है ये प्रीमियम राशि कितनी ला रही है, प्रीमियम अमाउंट उसका हो जाएगा 10,000 रुपये कैश। इसका मतलब व्यापार में वो प्रीमियम राशि ला रही है 10,000। तो ये हो गई पूंजी और प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम पुनर्मूल्यांकन पर। अब यहाँ से शुरू होता है पुनर्मूल्यांकन का गेम। तो पुनर्मूल्यांकन में क्या दिया गया है, देखो रहतिया को 10% से कम किया जाना है। रहतिया मीन्स स्टॉक, और उसको 10% से कम किया जाना है। मतलब रहतिया कितने रुपए का है, यहाँ देखो 30,000 रुपये का स्टॉक है और अब उसे 10% से कम किया जाना है। मतलब 30,000 का 10% मतलब 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये रहतिया का मूल्य कम हो गया, तो पुनर्मूल्यांकन में क्या लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। दूसरा दिया है डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2400 रुपये से घटाया जाना है। अब यहाँ पर डूबत ऋण मतलब ये क्या है, दायित्व है। तो डूबत ऋण 4800 रुपये है और ये डूबत ऋण ये संपत्ति पक्ष में लिखा है, इसका मतलब ये संपत्ति नहीं है, ये क्या है, एक दायित्व होता है। और दायित्व के लिए मैंने बोला था कि दायित्व के मूल्य में वृद्धि तो डेबिट और कमी तो क्रेडिट। अब यहाँ पर जो डूबत ऋण प्रावधान 4800 और यहाँ बोला जा रहा है कि डूबत ऋण प्रावधान को 2400 रुपये से घटाया जाना है। मतलब 2400 रुपये कम हो गया डूबत ऋण प्रावधान। मतलब डूबत ऋण प्रावधान क्या है, दायित्व, और दायित्व में कमी आ रही है। इसका मतलब कि ये फर्म के लिए लाभ है और ये 2400 रुपये कहाँ लिखा जाएगा, ये पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। अगला दिया है पेटेंट मूल्यहीन है। मतलब यहाँ पर एक संपत्ति दी गई है, पेटेंट कितने रुपए का है, 7,400 रुपये का, और जिस दिन साझेदार ने प्रवेश किया उस दिन हमने उसका मूल्य निकाला तो वो 0 हो गया। मूल्यहीन का मतलब 0, मतलब फर्म को 7,400 रुपये का लॉस हो रहा है और ये 7,400 पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसी प्रकार से फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2,000 का एक दावा है, दावे को अब स्वीकार कर लिया गया है। मतलब कोई किसी ने आपत्ति लगाई थी, दावा लगाया था, तो उसको 2,000 रुपये अब देना है फर्म को। तो ये फर्म को 2,000 रुपये किसी को देना है, मतलब ये दायित्व, एक नया दायित्व खड़ा हो गया। कोई व्यक्ति आ गया कि भाई तुमने मेरे से 2,000 रुपये लिए थे, अब तुम्हें वो 2,000 मुझे देना है। तो एक नया व्यक्ति खड़ा हो गया हमारे से लेनदार। तो दायित्व में क्या होगी, वृद्धि, और दायित्व में वृद्धि को मैंने बोला था कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो ये 2,000 रुपये कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो इस आधार पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, ये दो चीजें हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या क्या चीजें आएगी वो मैं आप लोगों को अभी मैंने बता दी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बनेगा और वो भी कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो एंट्रियां हैं वो कोई खास एंट्रियां नहीं है। बाद में ये भाई साहब को हम छोटा सा कर देंगे। मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते को हम क्या कर देंगे, बहुत ही शॉर्ट में कर देंगे। जब पूंजी खाता बनाएंगे तो इनका आकार हम सीमित कर देंगे, जिसे अभी पहले वाले सवाल में किया था। पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट पक्ष और ये डेबिट पक्ष। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक, अब हम स्याही बदल लें। क्या क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा रहतिया, स्टॉक। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर ले तो हमें समझ में आएगा। स्टॉक को 10% से कम किया गया। स्टॉक है 30,000 का,
तो 30,000 का स्टॉक 10% कम हो गया, मतलब 3,000 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद डूबत ऋण प्रावधान 2400 रुपए से घटाया जाना है, मतलब डूबत ऋण प्रावधान एक दायित्व है, बैड डेट रिजर्व उसको ऐसा बोला जाता है, BDR, ठीक है। और 2400 रुपए से घटाया जाना है, मतलब फर्म को दायित्व में कमी मतलब लाभ, और वो लाभ इधर लिखा जाता है। ये प्रॉफिट पक्ष है, ये वाला पक्ष कौन सा पक्ष है, प्रॉफिट पक्ष है, और ये वाला पक्ष कौन सा पक्ष है, लॉस पक्ष है, मतलब हानि वाला पक्ष। अब हम आगे चलेंगे, दूसरा पेटेंट मूल्यहीन हो गया। पेटेंट था 7,400 का, जो कि अब उसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसलिए पेटेंट 7,400 रुपये फर्म को लॉस हो गया। फिर ये फर्म के विरुद्ध एक क्षति 2,000 रुपये का एक दायित्व तो खड़ा हो गया, मतलब क्या बोलेंगे उसको हम, दावा, दावे को अब स्वीकार कर लिया गया है। तो एक लाइबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, कितनी रुपए की, 2,000 रुपए की लाइबिलिटीज बढ़ गई, दायित्व में वृद्धि मतलब 2,000 रुपए। फिर और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है, बस इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो और इसको बंद कर दो। कितना है, 2400, इधर ज़्यादा दिख रहा है, 7 3 10 2 12, मतलब ये आ गया हमारा 12,400, 7 और 3 10 2 12,400 और 2400, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लॉस हो रहा है। हानि वाला पक्ष बड़ा है, लाभ वाला पक्ष छोटा है, मतलब ये 10,000 रुपये का ये लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। और ये हानि भी उषा और आशा, उषा और आशा इनके पूंजी खातों में जाएगी, लेकिन किधर जाएगी, डेबिट पक्ष में जाएगी। लाभ था उसको हमने क्रेडिट में ले गए थे, लेकिन हानि है तो अब डेबिट पक्ष में जाएगी। किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2 में बांट दो, मतलब यह आ जाएगा 2 तिया 6,000 रुपये उषा के हिस्से में आएगा और 4,000 रुपये आशा के हिस्से में आएगा। कैसे बांटा वो अभी हम बता देंगे। तो यहाँ पर 3 अनुपात, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, उषा और आशा का लाभ विभाजन का अनुपात क्या है, वो 3:2 इस प्रश्न में दिया गया है। तो इस हानि को कैसे बांटा हमने, इस लॉस को उषा हिस्से में कितना आया, 10,000, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो 10,000 गुणित 3/5, और इसी प्रकार से आशा के हिस्से में 10,000 गुणित 2/5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6,000, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4,000, 6,000 और 4,000 ये उनके हिस्से में आ गया। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं पूंजी खाता। अब हम क्या बनाने वाले हैं, पूंजी खाता बनाने वाले हैं। तो उसके पहले इनको हम क्या कर दें, थोड़ा सा छोटा सा कर दें और साइड में, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं साझेदारों का पूंजी खाता। इनको भी छोटा करना है क्या, तो को भी यहाँ ले आए हम। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने हैं, 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के लिए इतनी जगह पर्याप्त है, क्योंकि डेबिट में 3 अकाउंट आएंगे और क्रेडिट में 3 अकाउंट आएंगे, तो उसके हिसाब से इतनी जगह पर्याप्त है। पर्टिकुलर, उषा, आशा और नीलम। पर्टिकुलर, उषा, आशा और नीलम, यही इनका टोटल भी अभी मार देते हैं, मतलब लाइन खींच देते हैं। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम यहाँ लिख देते हैं
पार्टनर्स, ये आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, भाई जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं, उसको सीख चुके हैं, लेकिन जो पुनर्मूल्यांकन खाता है ये नया है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। और ये आने वाला जो चैप्टर है उसमें सब यही है, ये एक उसकी एंट्री है ना। और मेन चीज तो जो आने वाला जो चैप्टर है, इसके बाद वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें सब काम हमें यही करना है। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और पूंजी खाता बनाना है। इसलिए यहाँ पर वो उन्होंने एक एंट्री दे दी है कि भाई आपको उसको समझ लेना है। सबसे पहले पूंजी खाते में क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस ब्राउट डाउन, मतलब उनके चिट्ठे में दायित्व पक्ष में जो पूंजी दी गई है उषा और आशा की, वो लिखना है। तो उषा और आशा की पूंजी 40,000 और 35,000 रुपए दी गई है। यहाँ पर नीलम की पूंजी अभी नहीं लिखना है, नीलम की पूंजी अलग से लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश, क्योंकि नीलम नई साझेदार है और वो नगद पैसा लेकर के आई है। कितना पैसा लेकर के आई है, 30,000 रुपए। तो उसकी पूंजी हम, क्योंकि जनरल एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू नीलम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब वो कैश के रूप में लिखी जाएगी। इसके बाद में क्या आएगा, अब इसके बाद में पुनर्मूल्यांकन का लाभ यदि होता तो वो लाभ यहाँ आता। पुनर्मूल्यांकन पर क्या आया, हानि आई, तो यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी हानि आई है, 6,000 रुपये उषा के हिस्से में, 4,000 रुपये आशा के हिस्से में। अभी नीलम का उसमें कोई लेन देन नहीं है। पुनर्मूल्यांकन क्योंकि पुरानी संपत्ति दायित्व का हिसाब किताब किया, तो पुराने साझेदारों का उस पर अधिकार है। अब एक और चीज बच गई, कौन सी, प्रीमियम राशि। अब नीलम जो है प्रीमियम कितनी ला रही है, तो यहाँ पर फर्म की जो गुडविल है वो हमें बताइए उन्होंने कि फर्म की गुडविल कितनी है, 50,000 रुपये है। फर्म की ख्याति कितनी है, 50,000। अब इसमें नीलम की हिस्सा कितना आ जाएगा भैया, तो नीलम की ख्याति, तो नीलम को हमने 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, तो 50,000 का 1/5 मतलब नीलम कितनी प्रीमियम राशि लाएगी, 10,000 रुपये लेकर के आएगी। अब यहाँ पर हमें नए अनुपात के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि नया अनुपात क्या होगा, तो हम इस कंडीशन में क्या मानते हैं, पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात मानते हैं। तो उषा और आशा का, उषा और आशा ये इस 10,000 रुपये को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात मतलब 3:2 में ही क्या करेंगे, बांट लेंगे। 3/5 और 10,000 गुणित 2/5 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6,000, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। प्रीमियम राशि कितनी आ गई, 6,000 उषा को मिला और 4,000 रुपये आशा को मिला। बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। पूंजी आ गई, नए साझेदार की पूंजी आ गई, प्रीमियम राशि आ गई, पुनर्मूल्यांकन का लॉस आ गया। अब इसका बैलेंस निकाल दो। उषा के खाते में कितना पैसा है भैया, 46,000 रुपये है। उसमें से 6,000 रुपये लॉस घटा दो तो कितना बचा, 46 में से 6 गया तो 4,000। ये 4,000 क्या है, अब इसकी नई पूंजी आ गई, बैलेंस कैरी डाउन। अगले साल यही बैलेंस यहाँ पर लिखा जाएगा, बैलेंस ब्राउट डाउन, मतलब ये उसकी नई पूंजी बन गई, इसकी उषा की 40,000 रुपये अब उसकी पूंजी हो गई। पहले थी मतलब अभी भी वही रहा, क्योंकि 46 हुआ था और 6,000 का लॉस हो गया, तो उसकी पूंजी 40,000 बरकरार है। इसकी देख लेते, 35 और 4 39,000, 39 में से फिर 4,000 इसको घटा दो तो बचा 35,000, मतलब इसकी भी पूंजी बरकरार है। 35,000 रुपये इसकी भी पूंजी बराबर वही की वही है। और नया साझेदार तो 30,000 लेकर आया था, तो अभी तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए 30,000 बैलेंस ले जाएगा और 30,000 रुपये टोटल हो गया। ये बन गया हमारा
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पर हमें एक तो पुनर्मूल्यांकन खाता समझना है और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और एक नई चीज ये है कि पहले हम केवल फर्म की ख्याति का समायोजन करने के लिए एक सवाल अकेला इसके लिए करते थे, अब यहाँ पर ये वाला भाग उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया, जिसकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर हमें करना है। अब ख्याति के समायोजन को सीधा आपको अकाउंट्स में दिखाना है कि किस प्रकार से उसको अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी। जो हम जनरल प्रविष्टि करते थे कि जो प्रीमियम राशि ले भाई जो नीलम है पूंजी लेकर के आई, तो हमने क्या लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू नीलम्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया, पोस्टिंग हमने कर दी। कैश अकाउंट डेबिट नीलम्स कैपिटल, नीलम का पूंजी खाता क्रेडिट हो गया कैश से। फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू उषास कैपिटल अकाउंट और टू आसास कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम उषा और आशा के पूंजी खाते में जमा हो गई 6000 4000 उनके त्याग अनुपात में। तो ये वाला पार्ट अब बहुत सीमित हो गया, जो कि सीधे अब इसमें पोस्टिंग करना है हमें। मतलब अब मेन चीज कौन हो गया, अब मेन हीरो आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बन गए साइड हीरो। ठीक है, तो ये एक अभी एंट्री बताई, मतलब ये वाले सवाल पूछे नहीं जाते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट से क्या पूछा जाता है, सेकंड यूनिट से पूछा जाता है ख्याति का मूल्यांकन करना, ख्याति का समायोजन करना। या तो पुराने लाभ विभाजन की जगह नए लाभ विभाजन के समय ख्याति का समायोजन कैसे किया जाएगा, और नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का समायोजन कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड मुख्य सवाल पूछा जाता है। या फिर किसी भी पद्धति से ख्याति का मूल्यांकन कैसे निकाला जाता है वो पूछा जाता है। तो इस यूनिट में ये सबसे मुख्य बातें हैं, है ना। ये जो चीजें हैं अभी, जो पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता, ये तो केवल अभी हमें अगले चैप्टर का उन्होंने एक इंट्रो दे दिया कि भाई आगे के चैप्टर में आपको ये चीजें करने वाले हो। ठीक है, तो आज जो हमारा जो सेकंड यूनिट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को पहले इसकी थ्योरी बताई और उसके बाद में सेकंड यूनिट की ये मानकर चलिए कि 25 से 30 वीडियो बने हैं, है ना। और 25 से 30 वीडियो में हमने करीब ये मानकर चलिए कि 40 के आसपास क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस की यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कराए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अलग अलग बुकों से छाटे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आए हुए, बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे। इसका पीडीएफ जो है, क्वेश्चंस का पीडीएफ चौहान एकेडमी खंडवा के ऐप के ऊपर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर 12th कॉमर्स में आपको वो सारे वीडियोस, आपको जो मटेरियल है, इसके जो पीडीएफ नोट्स जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ नोट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, ये पीडीएफ नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, ये 25 क्वेश्चन तो ये हैं, और एक और पीडीएफ था उसमें से करीब हमने 15 क्वेश्चन करे होंगे, ऐसे 40 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत है, काफ़ी है, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप पहली और सेकंड यूनिट को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी थर्ड और फोर्थ जो इसके बाद के जो चैप्टर है, वो जो प्रवेश, अवकाश ग्रहण और फर्म का समापन, वो बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो वीडियोज़ आप यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, पीडीएफ नोट्स आप चौहान एकेडमी खंडवा के ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको वहाँ से बुक भी मिल जाएगी। जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है वो भी वहाँ पर मैंने डाल दी है, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी डाल दी है, क्वेश्चन आंसर इनके, और जो अभी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पीडीएफ भी डाले हुए हैं। ठीक है, तो यार इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से एक ही जगह पर चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल पर मिल रही है और उसी के ऐप पर मिल रही है, जो कि सारी टोटल चीज़ें कैसी है, फ्री है। तो यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर हमारे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप यूट्यूब पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपने यदि ऐप डाउनलोड कर लिया है तो वहाँ पर भी आप मुझसे चैट में बात कर सकते हैं। उस पर तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो आप फ़ोन भी लगा कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी सुविधाएं हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बिजनेस स्टडी भी हमारा इसी के इक्वल चल रहा है। ये 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गए, बिजनेस स्टडी में भी अब सेकंड यूनिट आधी हो गई है। अब इसके बाद में अगला वीडियो बिजनेस स्टडी का डाल दूंगा तो सेकंड यूनिट उसकी भी खत्म हो जाएगी, मतलब 2-2 यूनिट हमारी दोनों सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।